दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो क्लासरूम में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? ये दोस्तों ये समस्थानिक कहलाते हैं, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कुछ पॉइंटों की दोस्तों बात कर ले तो इसमें प्रोटोनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर दोस्तों परमाणु संख्या होती है। और दोस्तों बात करें द्रव्यमान संख्या की तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिया को दोस्तों एल्युमिनियम का दिया है, ऊपर नीचे 13 ऊपर सतह दिया गया है और पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो दोस्तों देखते हैं 13 क्या और 27 क्या है। एल्युमिनियम दोस्तों बात करें तो एल्युमिनियम में 27 नीचे 13 दिया गया है। दोस्तों बात करें 27 की तो ये दोस्तों द्रव्यमान संख्या होती है, तो ये द्रव्यमान संख्या होती है। और दोस्तों बात करें 13 की दोस्तों ये परमाणु संख्या होती है। और दोस्तों इसको बोल सकते हैं ये 27 को दोस्तों परमाणु द्रव्यमान ही बोल सकते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में दोस्तों फिर AMU लगाना पड़ेगा, इसको AMU लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करें द्रव्यमान संख्या का, दोस्तों द्रव्यमान संख्या और क्या होती है दोस्तों प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। और दोस्तों नीचे जो दिया गया है ये क्या दोस्तों ये परमाणु संख्या ये होता है 13। तो अब दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, दोस्तों दिया गया है तो लोग जानते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर दोस्तों होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और दोस्तों क्वेश्चन पे दिया गया है द्रव्यमान संख्या कितना दोस्तों 27 है। और दोस्तों प्रोटॉन की संख्या दोस्तों बात करें ये कितना है, ये 13 है, 13 नीचे ये 13 दिया गया है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अब दोस्तों इधर घटा दीजिएगा, 27 से -13 चल गया तो ये 14 आ गया। तो आंसर दोस्तों 14 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला विकल्प है उपसंयोजिक बंध इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण के कारण बनता है। और दोस्तों बात कर ले पहले उपसंयोजी बंधन इलेक्ट्रॉन का दोस्तों, ये जो होता है ये एक परमाणु का दूसरे परमाणु से दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी करती है, ये साझेदारी करती है दोस्तों, केवल एक ही एक करती है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये और एक के बिना दोस्तों दूसरा का होना नहीं हो पाता है। तो आप पढ़ते हैं तो उपसंयोजिक बंध इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे से परमाणुओं के स्थानांतरण के कारण दोस्तों बनता है। तो दोस्तों एक दूसरे को दोस्तों तो ये एक दूसरे को दोस्तों नहीं, ये दोनों दोस्तों साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, ये साझेदारी के फलस्वरूप बनता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है उपसंयोजिक बंध एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है। दोस्तों एक नहीं दोनों के द्वारा ये बनता है, एक एक करके ये दोनों के प्रयोग से बनते हैं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है उपसंयोजक बंध के निर्माण वह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिनका आपतक पूर्ण दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत है क्योंकि ये साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, एक कांच की छड़ को पारे में डुबो कर निकालने पर उससे पारा ना चिपकने का कारण दोस्तों बताइए। तो पहला विकल्प है स्वफंजक बल का अधिक होना, दूसरा है अपफंजक बल का अधिक होना, तीसरा है पृष्ठ तनाव का अनंत होना, चौथा है पारिक घनत्व अधिक होना। अगर तो पहले बात कर ले स्वफंजक बल का, तो इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव बोलते हैं, कोहेसिव इसको बोलते हैं। और दोस्तों बात करें इसको किसको बोला जाते हैं, तो ये जो होते हैं स्वफंजक बल ये परमाणुओं के बीच और समान परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है स्वफंजक बल। अगर दोस्तों बात करें अपफंजक बल का, तो दोस्तों ये भिन्न परमाणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है ये दोस्तों ये अपफंजक बल होते हैं। और दोस्तों बात करें जैसे कांच तथा पारा के बीच दोस्तों कौन सा बल काम करेगा दोस्तों, कांच तथा पारा के बीच, कांच और पारा के बीच दोस्तों ये अपफंजक बल काम करता है, असंजक बल काम करता है। और दोस्तों बात करें पारा और पारा के बीच,
पारा तथा पारा के बीच की दोस्तों बात करें तो इसमें फंजक बल इसमें काम करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकालने पर उस पर पारा का न चिपकने के कारण दोस्तों पता चल गया होगा अब इसका फंजक बल का अधिक होने के कारण दोस्तों ये नहीं चिपक पाता, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समांगी विलयन का उदाहरण है। तो समांगी विलयन को दोस्तों बात की जा रही है। पहला विकल्प है शर्करा के जल में विलयन, दूसरा है मिट्टी के जल में घोल, तीसरा है सीमेंट के जल में घोल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बात करें तो पहले विलयन की बात कर लीजिए। तो विलयन जो होती हो तो ये दो प्रकार की होती है। ये समांगी मिश्रण, समांगी और ये विसमांगी मिश्रण ये होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें विसमांगी मिश्रण की तो ये दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं विसमांगी मिश्रण। पहला हो गया दोस्तों कोलाइड विलयन और दूसरा हो गया दोस्तों निलंबन, अब पूछ रहा है कि समांगी मिश्रण कौन सा है। और दोस्तों समांगी मिश्रण का उदाहरण तो जो दोस्तों पूर्ण रूप से मिल जाए उसे दोस्तों समांगी मिश्रण बोलते हैं। दोस्तों जल शर्करा का जल में विलयन ये दोस्तों पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब मिट्टी का जल में घोल ये नहीं मिलेगा। तीसरा सीमेंट के जल में घोल दोस्तों ये भी नहीं मिलेगा। तो चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये एक ही सही हो जाएगा, बाद बाकी और नीचे वाला सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक 40 वाट के बिजली बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब में विद्युत धारा का मान क्या होगा। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन पे क्या क्या दिया गया है। पी दोस्तों ये पी जो है ये 40 वाट दिया गया है और भी की दोस्तों बात करें वोल्ट की तो ये दोस्तों 220 वोल्ट दिया गया है। अब पूछ रहा है दोस्तों कि बोल रहा है विद्युत बल्ब में धारा का मान क्या होगा। धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो लोग दोस्तों जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर दोस्तों होता है भी आई होता है। और दोस्तों पी का मान देखिए कितना है, पी का मान 40 है और दोस्तों भी का मान कितना है ये 210 है। तो दोस्तों इधर भेजिएगा तो पी बाय भी हो जाएगा तो बराबर आई हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4/2/11 हो जाएगा। तो निकालिएगा तो 0.18 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 0.18 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुंडली हीटर कुंडली किससे बनी होती है। तो ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। ये दोस्तों ये नाइक्रोम के बने होते हैं। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों तो नाइक्रोम क्या क्या चीज़ का बना होता है तो ये दोस्तों निकेल प्लस क्रोमियम प्लस ये लोहा का ये बना होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये तीनों चीज़ का बना होता है नाइक्रोम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। तो बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों पहले देख लीजिए। अगर जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2O। अगर दोस्तों इसको क्या करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब सावधानी पूर्वक से इसको जब गर्म करेंगे तब दोस्तों प्राप्त होगा हमको CaSO4 × 12H2O। और दोस्तों जो सावधानी पूर्वक दोस्तों गर्म किए ये दोस्तों H2O के रूप में दोस्तों ये बाहर हो जाएगा सावधानी पूर्वक, ताकि आधा ही बाहर निकले, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों देखिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों किसके कारण से मिला है दोस्तों, ये कैल्शियम के कारण से ये मिला है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको गर्म करने पर तब मिला है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है टंगस्टन का गलनांक अति उच्च होता है दोस्तों। हाँ बात सही दोस्तों। अगर बात करें टंगस्टन का तो ये 35 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, तापमान होता है। अगला विकल्प है टंगस्टन एक सफनियोजी यौगिक है। दोस्तों ये टंगस्टन जो है ये यौगिक नहीं दोस्तों, ये तत्व है, इसको ये तत्व है। तो अब दोस्तों पहला विकल्प देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर की व्याख्या नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत दोस्तों, ये सही हो जाएगा, इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्फ़ में थोड़ी सी अशुद्धि से बर्फ़ का गलनांक दोस्तों क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बर्फ़ में थोड़ा सा अशुद्धि मिला देंगे तो दोस्तों बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प घट जाना है दोस्तों, ये कोई में नहीं है, तो इसका मतलब घट रहा है तो बदल जाएगा। तो ये इसका दोस्तों बदल पर टिक मार लीजिएगा, बदल जाएगा। अगला विकल्प है हीरा क्या है। तो हीरा के बारे में पूछा जा रहा है, तो हीरा क्या है, पहले हीरा के बारे में दोस्तों कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हीरा जो है ये दोस्तों पूर्णतः क्रियाशील होते हैं, पूर्णतः क्रियाशील होते हैं।
पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पूर्णतः क्रियाशील होते हैं। दूसरा विकल्प दोस्तों लीजिएगा, ये जो होते हैं ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। अगला लीजिएगा दोस्तों, ये जो होते हैं ये कुचालक होते हैं, ये कुचालक एवं अत्यंत कठोर, कुचालक एवं अत्यंत दोस्तों क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसको ध्यान दीजिए, कठोर होते हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो सुमेलित इनमें कौन सा है दोस्तों, ये अचालक और सबसे कठोर होते हैं, ये इसका सी हो जाएगा, इसका भी इसका प्रमुख पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ मिश्र धातु दिया है और दूसरी तरफ उससे घटक दिया गया है, ये क्या चीज़ का दोस्तों मिला होता है, बना होता है। तो पहला है फोल्डर, दूसरा है पीतल, तीसरा है कांसा और चौथा है इस्पात। इधर दोस्तों लोहा, कार्बन, ताम्र और जस्ता, ताम्र और टीन और शीशा और टीन इसमें दिया हुआ। दोस्तों बात करें तो फोल्डर का, तो दोस्तों फोल्डर जो होती है शीशा और टीन का दोस्तों बने होते हैं, P+FN के बना होते हैं, तो दोस्तों 1 का 4 हो जाएगा। दोस्तों बात करें पीतल का, तो पीतल दोस्तों ये ताम्र और जस्ता का बने होते हैं दोस्तों, तो इसका क्या ये 2 हो जाएगा। और काफा जो दोस्तों होते हैं कांसा, ये दोस्तों ताम्र और टीन का, ये भी ताम्र, ये तो दोस्तों जस्ता का बना होता है, ताम्र जस्ता का। और काफा जो होता है ये ताम्र तथा टीन का ये बना होता है, तो इसका ये 3 हो जाएगा। और इस्पात की दोस्तों बात करें तो इस्पात जो होता है ये लोहा और कार्बन का ये बना होता है, तो इसका ये 1 हो जाएगा। अब मिला लीजिए कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा, 4 2 3 1। दोस्तों देखिएगा, तो 4 2 3 1 दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, एक विकल्प बना लीजिएगा, विकल्प ई, जिसमें 4 2 3 1 इसका विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम प्रतिष्ठा होती है किसमें होती दोस्तों, तो बात करें तो ढलवा लोहा, इस्पात में, यहाँ इस्पात हो जाएगा, इस्पात में, तीसरा है पिटवा लोहा में, चौथा है कच्चा लोहा में। दोस्तों कच्चा लोहा को ही ढलवा लोहा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें ढलवा लोहा की, तो ढलवा लोहा जो दोस्तों होते हैं ये 2.5 से लेकर 4% तक इसमें कार्बन होती है। और दोस्तों ढलवा लोहा में, और पिटवा लोहा की दोस्तों बात करें तो इसमें जो होती है 0.12 से लेकर 0.22 के बीच दोस्तों परसेंट इसमें कार्बन होती है। और दोस्तों बात करें इस्पात का, तो इसमें जो दोस्तों होते हैं इस्पात में ये 0.1 से लेकर 1.5 के बीच दोस्तों इसमें कार्बन परफेक्ट इसमें होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे कम किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये पिटवा लोहा में पाया जाता है, 0.12 से लेकर 0.22 तक, इसको ध्यान दीजिएगा। कच्चा लोहा को ही ढलवा लोहा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला NCL कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये पुणे में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों बात करें इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें, पहले इसके कुछ प्रमुख पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों भोजन जो होते हैं, ये भोजन जिससे दोस्तों क्या प्रोटीन बनते हैं, भोजन, ये प्रोटीन, भोजन दोस्तों जब पाचन होता है, जब पाचन भोजन का होता है तो ये दोस्तों एमिनो एसिड में टूट जाता है, ये अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। और दोस्तों ये और तब ये दोस्तों रक्त की सहायता के माध्यम से ये दोस्तों शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, शरीर के कोशिकाओं तक ये पहुंच जाते हैं। और कोशिकाओं में दोस्तों जाकर तब वहाँ से कहाँ दोस्तों ये राइबोसोम के लिए पहुंच जाते हैं, राइबोसोम में पहुंच जाते हैं, जहाँ दोस्तों राइबोसोम जो है ये दोस्तों ये इसको तोड़ करके दोस्तों ये प्रोटीन में फिर बदल देता है, जो जहाँ दोस्तों शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए राइबोसोम कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये विकल्प 2 पर दिख रहा है, तो अंतःपरद्रवी जालिका और राइबोसोम दोस्तों ये बी पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है। दोस्तों बात करें सर्वग्राही की दोस्तों बात की जा रही है, ये सर्वग्राही दोस्तों ये AB को कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिए, AB को कहा जाता है। और दोस्तों बोल दीजिए कि AB में दोस्तों कौन होता है, तो दोस्तों एक तो AB+ होता है, एक तो AB- होता है। दोस्तों बात करें कि AB पॉजिटिव में होता है कि माइनस में होता है दोस्तों, तो ये AB पॉजिटिव वाला ये होता है। दोस्तों बात करें तो ये ओ रक्तदाता, ये सर्वदाता होता है दोस्तों। दोस्तों बात करें कि सर्वदाता किस में होता है दोस्तों, तो इसमें भी तो OB पॉजिटिव, उसमें O पॉजिटिव और O नेगेटिव दोस्तों, तो इसमें किस में होता है, तो O नेगेटिव में इसमें होता है, इसको ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जीन अवस्थित होते हैं दोस्तों किस में अवस्थित होते हैं, तो ये दोस्तों ये गुणसूत्रों में ये अवस्थित होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और जीन जो दोस्तों होते हैं ये डीएनए का भाग है, ये डीएनए का भाग है, डीएनए का भाग है। और जीन का दोस्तों काम क्या दोस्तों, तो ये पैतृक गुण का दोस्तों एक पिता के गुण को दोस्तों अपने संतानों में लाने के लिए काम करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आर्कियोप्लेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है, तो दोस्तों ये सरीसृप और पक्षी का ये योजक कड़ी के ये बीच का कड़ी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे का उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में दोस्तों कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगा। तो दोस्तों बात कीजिए है तो इसमें दोस्तों देखिए कि 60 वाट ऊर्जा इसमें दिया गया। पहले देख लीजिए यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होते हैं यूनिट बराबर होते हैं किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। और देखिए क्वेश्चन फिर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये 60 वाट दिया गया दोस्तों, और बोल रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटा चलता हो और एक ही दिन दोस्तों जलाना है दोस्तों, और 1000 से इसमें भाग दे दीजिए तो अभी दोस्तों कितना निकल जाएगा, ये 3.6 यूनिट इसमें निकल जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी एक वाहक है दोस्तों, ये किसका वाहक है, ये मच्छर का वाहक है दोस्तों। मच्छरों में दोस्तों किसका ये दोस्तों, ये एनोफिलीज मच्छर के निर्माण ये वाहक है, एनोफिलीज मच्छर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ये कॉर्क जो होता है पहले इसके बारे में तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। कॉर्क का मृत कोशिकाओं, कॉर्क जो होता है दोस्तों ये पौधे का मृत कोशिकाओं का बना होता है, ये पौधे का मृत कोशिकाओं का बना होता है। और दोस्तों ये जो होती है ये कुचालक होते हैं, ये कुचालक वायुरोधी अग्निरोधी ये होते हैं। और दोस्तों ये कॉर्क का जो होता है ये खिलौना बनाने के भी काम आता है, खिलौने का सामान भी बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। खिलौने का सामान भी कॉर्क से बनता है। तो आप देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है किससे प्राप्त होती है दोस्तों, क्वेरक से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी पर दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं तो ये विषाणु के कारण ही उत्पन्न होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके कुछ दोस्तों देखे हैं, इसमें कुछ रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे हैं, तो ये दोस्तों एंथ्रेक्स दोस्तों किसके कारण होते हैं, एंथ्रेक्स में दोस्तों ये किसके कारण होते हैं, ये दोस्तों ये जीवाणु के कारण होते हैं, ये जीवाणु के कारण होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों। बात करें और बराबर पूछा जाता है मिल्क फीवर किसके कारण से होता है। और दोस्तों मिल्क फीवर जो है ये कैल्शियम के कारण होता है, ये कैल्शियम के कारण होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है बोला कि सुमेलित कीजिए, विकल्प दिया गया है मलेरिया, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, और विकल्प में दिया गया है प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु। तो बात करें मलेरिया के दोस्तों, तो ये मलेरिया जो होती है ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, 3 का 1 हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है पोलियोमाइलिटिस, ये दोस्तों ये विषाणु के कारण होते हैं। और दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस की दोस्तों बात करें तो ये जीवाणु के कारण ये होते हैं। तो 1, 3, 2 देखिए तो बी पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है DTP का टीका निम्न में से किसका काम नहीं आता है। तो पहले दोस्तों देख लीजिए, तो डी पे दोस्तों डिप्थीरिया हो गया, टी पे दोस्तों टेटनस हो गया, पी से पेट्रोसिस हो गया, जो इसमें दोस्तों दिख नहीं रहा है। और पेट्रोसिस का दोस्तों हिंदी क्या होता है, काली खांसी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए ये तीनों डिप्थीरिया, कुफिंग कफ, जो काली खांसी, और तीसरा टेटनस दोस्तों, और पोलियो इसमें से नहीं होता, इसमें काम नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है संबंध F बराबर R/2 सत्य किसके लिए है। दोस्तों बात करें तो देखिएगा दोस्तों, पहला विकल्प उत्तल दर्पण के लिए, एक परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। दूसरा विकल्प है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। तीसरा है उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये इसी में ये किया जाता है बराबर R/2। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। दोस्तों बात करें मकड़ी में क्या पाई जाती है और कीट में क्या पाई जाती है। तो दोस्तों मकड़ी की बात करें, मकड़ी और कीट रख लीजिए दोस्तों। मकड़ी में जो होते हैं ये 4 जोड़ा पैर इसमें होते हैं,
4 जोड़ा पैर इसमें होते हैं। और कीट की दोस्तों बात करें, कीट में जो होते हैं ये 3 जोड़ा पैर होते हैं, 3 जोड़ा पैर इसमें होते हैं, 3 जोड़ा पैर इसमें होते हैं। तो अब दोस्तों और दोस्तों बात करें मकड़ी का, दोस्तों ये 4 जोड़ा और इसमें 3 जोड़ा। तब देख लीजिए दोस्तों इसमें क्या होती है, इसमें 8 टंगे इसमें होती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पलायन वेग का मान दोस्तों, पलायन वेग का मान दोस्तों कितना होता है। दोस्तों थोड़ा फोटो ठीक ठाक से नहीं खिंचाया है। तो पलायन वेग का दोस्तों बात करें तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये होती है। दोस्तों बात करें चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है दोस्तों, तो ये चंद्रमा का जो पलायन वेग जो होते हैं तो ये 2.3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों फरेश यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तेल के एक बैरल में निम्न में से कितना लीटर होता है दोस्तों, तो ये 159 लीटर ये होता है, इसको 159 ये लीटर होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल दोस्तों कितना होता है। इसका जो होता है दोस्तों ये फतह सहित 1/3 दिन में ये पूरा कर लेता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को दोस्तों क्या कहते हैं। तो अगर दोस्तों एक ही प्रकार दोस्तों लगने वाला दोस्तों तो इसमें दोस्तों ये फफंजक बल के कारण ये लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों भिन्न प्रकार के लगने वाला दोस्तों ये आफंजक बल हो जाएगा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया तो पत्थर पानी में जैसे जैसे गिरता है तो उस पर पानी का उत्प्लावन बल दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों ये पानी में जैसे कुछ फेंकेंगे दोस्तों तो उसका जितना द्रव्यमान होगा उसी के बराबर वो अपना पानी को हटाएगा। और दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, तो ये एक समानुपाती रहेगा, वो एक समानुपाती रहेगा क्योंकि उसका जो जितना आयतन होगा दोस्तों आयतन के बराबर ही अपने पानी को ये टाल पाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब उनसे कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। तो उनसे दोस्तों 30 डेसिबल लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। और दोस्तों साधारण दोस्तों बातचीत की बात की जाती है 45 डेसिबल, ये WHO के अनुसार माना गया डेसिबल, ये माना गया 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, पराश्रवी तरंगे एवं ध्वनि तरंगे में जिनकी आवृत्ति दोस्तों क्या होती है। पराश्रवी तरंगे व ध्वनि तरंगे है जिनकी आवृत्ति दोस्तों बात करें दोस्तों तो ये 20 किलोहर्ट्ज की दोस्तों ये अधिक होती है। और दोस्तों बात करें ध्वनि की दोस्तों, कि ध्वनि तरंग जो दोस्तों होती है तो ये 3 प्रकार की होती है। अपसरव्य ये दोस्तों ये 20 हर्ज से 20 हर्ज पे दोस्तों ये कम होती है। दूसरा दोस्तों फरव्य ये दोस्तों ये 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के बीच दोस्तों ये होती है। और दोस्तों तीसरी होती है दोस्तों पराश्रव्य होती है, तो ये दोस्तों 20,000 हर्ज पे दोस्तों ये अधिक ये होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसे दोस्तों मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न है, हवा की अपेक्षा बर्फ तथा सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 है तथा 1.54 है। तो बर्फ की अपेक्षा सेंधा नमक का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होगा। तो अगर दोस्तों देखिएगा तो बर्फ दोस्तों कितना दिया गया है दोस्तों, तो ये 1.31 दिया गया है। और नमक का दोस्तों कितना दिया गया है, तो 1.54 दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों बर्फ के सापेक्ष की बात करें तो दोस्तों बर्फ के सापेक्ष सेंधा नमक का अपवर्तनांक दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सेंधा नमक का जो दोस्तों दिया गया है सेंधा नमक अब बाय दोस्तों बर्फ का जिसकी तुलना में दोस्तों बात की जा रही है कि पूछ रहे हैं बर्फ की तुलना में दोस्तों, तो नीचे में बर्फ कर लीजिए तो देखिए कितना दिया गया है। सेंधा नमक दोस्तों 1.54 दिया गया है। अब बाय दोस्तों बर्फ कितना दिया गया तो 1.31 किया गया है दोस्तों। अब इसको काटिएगा तो वही 1.17 आ जाएगा जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है दोस्तों। ये जो होती है कि दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड कारण दोस्तों ये बढ़ जाती है। अगर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कारण दोस्तों ये बढ़ जाती है दोस्तों, देखिएगा तो ये और दोस्तों देखिएगा कि इसका कारण क्या दोस्तों, तो ये वायुमंडल दोस्तों ये कार्बन जो होते हैं ये CO2 की मात्रा दोस्तों बात करें तो ये 50% होती है। दूसरा दोस्तों बात करें CH4 की दोस्तों मीथेन की CH4 की दोस्तों, तो ये वायुमंडल दोस्तों ये 20% दोस्तों ओजोन को नष्ट करने में काम करता है। और तीसरा दोस्तों बात करें तो ये नाइट्रस ऑक्साइड की दोस्तों ये 6% होती है। और चौथा दोस्तों फ्लोरीन गैस की दोस्तों बात करें फ्लोरीन गैस की तो ये 14% ये ओजोन को नष्ट करने में ये काम करती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को कि 27 किलोमीटर प्रति एक चाल से खींचता है तो घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति को दोस्तों ज्ञात करें।
तो दोस्तों बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है। यहाँ एफ का जो मान दोस्तों दिया गया है ये 2 न्यूटन दोस्तों दिया गया है, और भी का मान दोस्तों ये 27 किलोमीटर प्रति दोस्तों किया गया है। तो इसको दोस्तों किलोमीटर में बदल दीजिए, 5/18 कर लीजिए। अब दोस्तों क्या क्या दिया गया है, पूछ रहा पावर पूछ रहा है, तो पी बराबर दोस्तों क्या होता है, पी बराबर VI होता है दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। क्या दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ एफ बी यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो एफ का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 200 गुना दोस्तों 27 × 5/18 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 1500 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न का फोटो खींच कर दें, ठीक से आ पाया दोस्तों, तो उसका क्वेश्चन बोल देते। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। 37वां क्वेश्चन है, हीरा पूर्ण रूप से चमकदार दिखाई देता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करण दोस्तों ये दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करण ये दिखाई पड़ता है। और अगला प्रश्न दोस्तों है 38वां प्रश्न है, यदि तंत्रिका में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो मनुष्य में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तो ये इसमें उत्तेजना पैदा हो जाएगा। 38वां प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये उत्तेजना पैदा हो जाएगा। और ये तो अगर बात करें तो ये नर्वस जो होता है तंत्रिका तंत्र, तो ये न्यूरॉन का बना होता है, और यह भाग शरीर तथा मस्तिष्क के बीच दोस्तों आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो पदार्थ दोस्तों क्या होगा, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इसका जो 39वां का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और 40वां दोस्तों प्रश्न है कि दोस्तों इसमें दिया गया मिलान करने की दोस्तों दिया गया है, हाइजेनबर्ग दोस्तों किससे संबंधित, ये अनिश्चितता के सिद्धांत से संबंधित है। और दूसरा दोस्तों आइंस्टीन दिया गया है, दोस्तों आइंस्टीन दोस्तों तो कौन सा नियम दिया था दोस्तों, तो ये प्रकाश विद्युत नियम दिया था। और तीसरा दोस्तों न्यूटन दोस्तों ये गति के नियम दिया था। और चौथा दोस्तों है केपलर ने, तो ये ग्रह की गति के नियम इसी ने दिया था। ये 40वां प्रश्न था। 41वां दोस्तों प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो ये एफ चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। इसीलिए दोस्तों ये 1983 में इसको नोबेल पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था। और 42वां प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ATP के अणुओं की दोस्तों संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें एक दूसरी 38 ATP का निर्माण करती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाशीलों में से किसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है, तो ये दोस्तों पराफरण में ये होती है। ये 43 नंबर की था, पराफरण में होती है। और दोस्तों 44वां प्रश्न की दोस्तों बात करें 44 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता दोस्तों, तो ये और धातु जो होते हैं, और धातु में दोस्तों जैसे लोहा ले लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये त्याग नहीं करते हैं। और दोस्तों ये त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है केवल धातु में होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर इसका बी हो जाएगा 44वां का। अगला प्रश्न दोस्तों है 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों विकल्प इसमें सब दिया गया है। तो कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें से दोस्तों आंसर लगा लीजिएगा, नन ऑफ दीज इसका लगा लीजिएगा, इसका आंसर ये लगा लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं। 46वां प्रश्न दोस्तों है, क्रम दिया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धातुओं क्रियाशील का सही अनुक्रम दिखाता है। इसमें से कोड दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर का, ये इसका सही अनुक्रम दिखाता है। 47वां प्रश्न दोस्तों है, जड़त्व का गुण दोस्तों किसमें पाया जाता है, यदि ये दोस्तों प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। और दोस्तों बात करें जड़त्व का, तो वस्तु का ये द्रव्यमान होता है। 48वां प्रश्न दोस्तों है, दुनिया के सर्वकालीन महानतम भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन के संबंध में कौन सा कथन सही दोस्तों, तो इसके कथन की दोस्तों बात करें तो ये प्रकाशिकी के क्षेत्र में इनका कोई योगदान इसमें नहीं था, यही तो ये कथन गलत है। और दोस्तों बात करें सही का, तो इसके द्वारा गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम खोज की गई थी। और गणित की एक नई शाखा कलन की नींव पर आइजैक न्यूटन ने डाला था। और न्यूटन ने अपने सभी खोज और अनुसंधान केवल 25 वर्ष की आयु में ही कर दिए थे। और 49वां प्रश्न, ओजोन की मात्रा किस इकाई में नापी जाती है, तो ये डेवसन में ये नापी जाती है, डेवसन में ये
नापी जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आज का पेपर का लास्ट प्रश्न 50वां प्रश्न है, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल दोस्तों कितना हो जाएगी ये, तो ये 1.4 मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।